हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के अपने इस लेक्चर में। आज सेकंड लेक्चर है। आज बात होने वाली है वेव नेचर क्या है, वेव कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करोगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे भैया ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन के बैंड स्पेक्ट्रम क्या है। और इसके साथ साथ आज बात होने वाली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या है, बोर की थ्योरी क्या है, रेडबर्ग से किस तरीके से बोर की थ्योरी को हम रिलेट कर सकते हैं, और क्या वाकई में जो रेडबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली निकाला, या हम जो बाल्मर रेडबर्ग रिएक्शन जिसे कहते हैं, इक्वेशन जिसे हम बनाते हैं कि बाल्मर रेडबर्ग की इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसने क्या वाकई में बोर की थ्योरी को वैलिडेट किया था। तो आइए इन सब बातों को जानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत होती है वेव से। वेव क्या चीज है भाई? एनर्जी बिना मैटर के ट्रांसफर के अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो किसकी फॉर्म में जा रही है, कौन ले जा रहा है उसको? भाई वो है वेव। तो हम कह सकते हैं ये एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू एनी मीडियम। और अगर हम ध्यान से सोचें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में तो मीडियम भी नहीं होता। सो डिस्टर्बेंस है। और ये एक्चुअली कर क्या रही है अगर सोचो बच्चों, तो ये एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेकर जा रही है विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ और ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैं बोल रहा हूं ये एक, मैं एनर्जी की फॉर्म को एक डिस्टरबेंस की फॉर्म में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये एक माइक्रोफोन रीड कर रहा है, आप तक थ्रू वेरियस चैनल पहुंच रहा है। क्या मैं उठ के वहां तक आ रहा हूं? नहीं। तो एनर्जी बिना मैटर के ट्रांसफर के अगर थ्रू कोई पहुंचा सकता है तो वो वेव है। तो वेव में ऐसा क्या है? एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबव एंड बिलो ये मूव कर सकती है। अबव एंड बिलो तब है जब हम इसको देख रहे हैं कि एक हमारे सामने एक इस तरह हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं, इस तरह सामने के सामने जा रही है, उसके अप वर्टिकल डाउन वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन वर्टिकल ऐसे डिस्टर्बेंसेस है। ये भी हो सकता है कि ऐसे हमारे सामने है और ऐसे ऐसे वेरिएशंस, वो ऑब्जर्वर के ऊपर है। बट इस मेन पॉइंट जो ये मेन लाइन है इसके ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इससे यहां तक का जो टच करोगे और यहां तक का जो टच करोगे इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। बड़े गौर से समझना बच्चों, एम्पलीट्यूड। इवन दिस वन इज योर एम्पलीट्यूड। जनरली ये माना जाता है कि अप एंड बिलो है ना। तो ये जो पॉइंट आया इसे कह दिया क्रस्ट और इसे कह दिया ट्रफ। बट ये ऑब्जर्वर के ऊपर है, ठीक है, फिर भी मान लिया। दो नेबरिंग क्रस्ट या दो नेबरिंग ट्रफ, इनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ। ध्यान से समझना। तो वेवलेंथ क्या हो गया? वेवलेंथ, ये सारा बेसिक बहुत जरूरी है, लैम्डा से डिनोट करा। और ये क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। एंड मतलब और भी लगा सकते हो, मतलब बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूं इन दोनों के बीच का और उन दोनों के बीच का। एंड मतलब दोनों मिला के मत कर देना, कहीं वो वाला समझ लो, प्लस करने वाला नहीं। या तो इन दोनों के बीच का लोगे या इन दोनों के बीच का लोगे, ये दोनों को प्लस मत कर देना भाई। तो ये वेवलेंथ हो गया, है ना। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? भाई देखो, बहुत सिंपल बात है। हमने कहा कि यार आप 2 घंटे में 40 पेज लिख लेते हैं, मैं 25 लिख पाता हूं, तो आपकी पेज लिखने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आप ज्यादा बढ़िया तरीके से लिख पा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेफरेंस में कितना फास्ट कोई काम कर पा रहे हो, कितने पेज भर पा रहे हो, कितने समोसे खा पा रहे हो। 5 मिनट में आपने खा लिए 4 समोसे, मैं खा पाया 3 समोसे, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो गई मेरे से यार समोसे खाने की। तो फ्रीक्वेंसी इज समथिंग विच चेंज
विथ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी में यहां पर आप देखो, अब एक ये है और एक ऐसे है वेवलेंथ, मान लो छोटी वेवलेंथ है, ओए होए होए, तो छोटी वेवलेंथ की ज्यादा वेव गुजर जाएंगी, बड़ी वेवलेंथ की कम निकल पाएंगी। मान लो छोटा समोसा मिलता है ना, जैसे मार्केट में आप जाते हैं, है ना, तो छोटा समोसा बेचने वाले होते हैं, और एक हलवाई बना रहा है भाई साहब बड़ा समोसा, तो छोटे समोसे ज्यादा खाए जाएंगे कम समय में, बड़ा समोसा इतना नहीं खाया जा पाएगा कम समय में। तो अगर वेवलेंथ कम हम देख रहे हैं तो ये वेव नंबर ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, बड़े ही ध्यान से समझो, नंबर ऑफ वेव्स passing through a unit area in unit time, यानी 1/टाइम हम लेके चलते हैं इसको, तो इसकी यूनिट हो जाती है बेटा पर सेकंड, और हर्ट्स में इसको कहते हैं, सम्मान देने के लिए हमारे बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक है, उनके बारे में भी बात अभी हम करने वाले हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये बात तो तय है, समोसा बड़ा था तो फ्रीक्वेंसी कम थी, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो परत कैसे खुलती है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहीं लगा रहे दूं, ऐसे कर दूं, तो लैम्डा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1। नाउ द गेम इज, साइंस में कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, व्हाई वी हैव टू यूज कांस्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, व्हाट वी वांट दैट द यूनिट will be same on both the sides। तो जब मैं इक्वल टू का साइन हटाऊंगा, what I want कि यहां एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसका यूनिट ठीक वो ही हो जो इन दोनों का है। वेवलेंथ क्या आप किस में ले रहे हो बेटा, मीटर में, फ्रीक्वेंसी किस में ले रहे हो, पर सेकेंड में। तो यहां पर एक ऐसी यूनिट चाहिए जहां पर वैल्यू कांस्टेंट हो और यूनिट मीटर पर सेकेंड हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो दैट इज सी। सी की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। साइंस में कांस्टेंट इसीलिए लगाया जाता है कि दोनों तरफ का यूनिट बराबर हो जाए, और ये कभी भी आप नोट कर लेना। तो लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन है बच्चों। अब ये तो वेव हुई, हमने सर वेव क्यों पढ़ ली, देयर इज अ रीजन। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो ये कॉस्मिक रेडिएशन आपको दिख रही है, धूप दिख रही है, ये अर्थ पे आ रही थी और हम सबके दिमाग में था यार ये धूप है क्या, क्या कमाल की चीज है ये। इस लाइट को सबसे पहले न्यूटन साहब ने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि भाई ये पार्टिकल से बनी है, उसे कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, दैट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और ये एक बहुत ही फेमस नाम थे जिन्होंने ये थ्योरी दी, और वो थे न्यूटन साहब। अब लोग तो भैया न्यूटन साहब तो कमाल के थे ही, लोग दीवाने थे इनके, इनकी बात को कैसे नकार सकते थे, मान लिया। लेकिन सभी लोग इस मेंटालिटी के नहीं थे कि जो न्यूटन साहब ने कह दिया तो हम मान लेंगे ना, सभी लोग इस मेंटालिटी के नहीं थे, कुछ लोग अलग विचार भी रखते थे। उनका मानना था कि भाई जो ये आ रही हैं, ये जो लाइट आ रही है, ये वेव नेचर की है। और उसमें सबसे प्रबल थे हमारे मैक्सवेल साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, वेव से किस तरह रिलेट करती है, आइए समझते हैं। उन्होंने जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है कि जो रेडिएशंस आ रही हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो प्रोपोगेशन है इस वेव का, जो प्रोपोगेशन है, जो पाथ है, वो भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। याद है वो राइट हैंड थंब रूल, उसी को इन्होंने बात करने की कोशिश की।
इन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, ऑसिलेट कर रही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू दी प्रोपोगेशन पाथ जो आ रहा है, प्रोपोगेशन का पाथ आ रहा है उससे भी ये परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके उनका ये कहना था कि एक तो इन्हें मीडियम में चाहिए, और तीनों परपेंडिकुलर हैं, प्रोपोगेशन पाथ जो प्रोपोगेशन है ना, तो ये कह सकते हो पाथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इनका ये भी कहना था कि इंटरफेरेंस को समझाने के लिए, डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए हमें इस लाइट को वेव मानना होगा। अच्छी लड़ाई छिड़ गई भाई। अब आप कहेंगे सर ये रेडिएशन वगैरह की बात कर क्यों रहे हैं हम तो एटम पढ़ रहे थे अच्छा खासा। एक रीजन था। रीजन क्या था? देखें, इस तरह हम खाना खाते हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद हम उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और कुछ एनर्जी काम में लगाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हमेशा काफी एनर्जेटिक रहते हैं भाई साहब, ये हल्ले गुल्ले में पूरी एनर्जी भाई साहब, पूरा जोश। कुछ शांत रहते हैं और कुछ ढीले रहते हैं। खा तो सब खाना ही रहे हैं, कुछ बहुत हाईली एनर्जी लेवल पे चल रहे हैं, कुछ बिल्कुल डल हैं, कुछ एवरेज चल रहे हैं, शांत है, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। ये हर एक का एक इंटरनल फीचर है कि किस तरीके से वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। फिर सुनो, खाना हम सब लोग खा रहे हैं, कुछ लोग हाईली एनर्जेटिक रहते हैं भाई साहब, जब देखो तूफान घोड़े पे सवार, और कुछ लोग बिल्कुल ही डल लेजी से भैया, बिल्कुल ही। कुछ एवरेज शांत। यस, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ एनर्जेटिक वर्क। ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक आदमी एक यूनिक नेचर शो कर रहा है एनर्जी रेडिएट करने में। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से गुथा हुआ है कि वो इस एनर्जी को रेडिएट अलग तरीके से कर रहा है। देखो बेटा, एक वर्ड मैंने यूज करा, रेडिएशन, रेडिएट, रेडिएशन, रेडिएट। एनर्जी को खास किरणों की फॉर्म में आप छोड़ रहे हैं, वो रेडिएट करना हुआ, रेडिएशन हुआ। एक एक लफ्ज को मेरे ध्यान से पकड़ना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। मैंने वैसे भी कहा था जेई के लिए मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं, फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोशिश करते हैं। जब तक इस सब्जेक्ट का फील नहीं आएगा, फॉर्मूला ढंग से फिट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब बात हो रही है, इस तरह से जा रहे हो, अब मैंने यहां पर बात कर रहा हूं एक खास चीज की जिसको मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो सनलाइट हमें दिख रही है, या फॉर से बल्ब की लाइट देख लो, जो व्हाइट लाइट आती है, में काफी सारी वेवलेंथ की लाइट हैं। अब देखो बच्चों, एक वर्ड आता है मोनोक्रोमेटिक। क्रोमा मीन्स कलर, mono means one, so this is light consisting of only one wavelength. And polychromatic many wavelength. अब many wavelength है और सारे ही तरह से रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, तो हमें व्हाइट कलर दिखता है, सफेद। अच्छा जी, लेकिन जब उस व्हाइट लाइट को आप एक प्रिज्म के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? व्हाइट लाइट आई, टकराई। व्हाइट लाइट में सारी वेवलेंथ की लाइट थी, हम एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट थी, यहाँ पर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। व्हाइट लाइट में एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं पॉलीक्रोमेटिक है, बट इक्वल जो हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से व्हाइट कलर हमें मिल रहा है। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में टकराए, अब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट रास्ता ट्रेवल करेंगी, और आप एक फोटोग्राफिक फिल्म पे, यार ये हमारा है ना थोड़ा सा, क्योंकि देखो भैया हमारे पास बहुत तगड़ा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, और जरूरत भी नहीं है उसकी। पढ़ने के लिए ड्रामेबाजी की जरूरत थोड़ी है।
है ना। पढ़ने के लिए एक विश्वास चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए, बस वो होना चाहिए तुम्हारे पास। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर हम देखें, ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, इस पे हमने ये जो सारी रेडिएशन आई, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट रास्ता तय करके आई, तो सारे जो डिफरेंट हमारी वेव थी वो खुल गई। व्हाइट लाइट जो बल्ब से आ रही है या फिर सनलाइट से आ रही है, ये कंटिन्यूअस कलर में टूट गई, क्योंकि देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था और कंटिन्यूअस कलर में टूट गई। हम जिसे विबज्योर कह देते हैं। अरे वो इंद्रधनुष जो बारिश के दिनों में दिखता है, वही हम जो कह देते हैं विबज्योर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये अरेंजमेंट हुआ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब इसी के साइमल्टेनियस एक बात और समझो, यहां आपने वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ समझा, अभी प्लैंक साहब के थ्योरी को और पढ़ेंगे। बट एनर्जी ऑफ ए फोटोन, अब फोटोन क्या है बेटा? क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट। अब ये क्वांटा क्वांटा क्या है, अभी इस पे आ रहा हूं, पहले देखो जरा। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। प्लैंक साहब ने ये देखा कि अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक चीज समझना, कई बार पढ़ते पढ़ते हम कहते हैं यार हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, सर जैसा बताना चाह रहे हैं हम उसको वैसे ही पकड़ रहे हैं। सर अपनी एक स्पीड में नंबर ऑफ वेव्स कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे मैंने 11-12 के जो बैच शुरू करे हैं, मैंने उसमें बहुत ही नॉर्मल, एक क्लास में कम कंटेंट, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के साथ लाना शुरू किया ताकि बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो, आराम आराम से मैच करके कर लेगा। यहां पर मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को जिस तरह से आईआईटी चाहता है वैसे ही पढ़ाने की और उस फ्रीक्वेंसी में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। Now you have to match this frequency, because if you want to get into IITs, then you need to think in terms of this frequency. कॉन्सेप्ट इस तरह एक के ऊपर एक बिल्ड होंगे, साइमल्टेनियस बिल्ड होंगे। जैसे मैंने मोल की क्लास में समझाते बोला था, मोल इज अ टाइप ऑफ वो क्या होता है, पाइल। तो वैसे ही हम पाइल करेंगे और आपके दिमाग को धीरे धीरे इसी रंगत में, इसी लय में पकड़ना है इसको। अब मजेदार बात यह है कि प्लैंक साहब भी बात कर रहे थे, और अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने पहली लाइन क्या बोली, वेव एनर्जी ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैटर। अगर मैं ये बात देखूं वेव के लिए, अब इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा है। सीधी बात नहीं है यार क्या? वेव खुद जो है वो एनर्जी कैरियर है, एनर्जी कैरी कर रही है फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। तो अगर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, इसमें कौन सी बड़ा रॉकेट साइंस है? तो अगर नंबर ऑफ वेव की बात कर रहा हूं तो वो फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं देखूं तो एनर्जी जूल में होती है और ये पर सेकेंड होती है। एनर्जी जूल, फ्रीक्वेंसी किसमें? पर सेकेंड। अगर यहां पर दोनों तरफ की एनर्जी सेम करनी है तो वी नीड समथिंग जिसकी यूनिट क्या हो, जूल सेकेंड ऑब्वियसली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की तो पर सेकेंड है, तो एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए जिसकी जूल सेकेंड हो। बच्चों ये आया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज माई प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट विल बी जूल सेकेंड। कई बच्चे फ्लो में बोल देते हैं जूल पर सेकेंड, वो गलत है, इट्स जूल सेकेंड। ओके, सो सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा तो जूल जूल बराबर हो जाएगा, इसलिए E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये बात तय है, अगर E इज इक्वल टू एच न्यू और लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, तो E कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एच सी अपॉन लैम्डा। मेरे बच्चे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। अगर आप एक टॉपिक को समझने में वक्त ज्यादा ले रहे हैं, इट हैपेंस। कई बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि यार क्या मैं वीक हूं, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं पढ़ने में। आज मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, मैं मेंटर भी हूं, तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने उससे पूछा बेटा टेस्ट कैसा रहा? तो उसने बोला सर ऐसा था कि मैथ्स में ना सवालों ने ज्यादा टाइम लिया। यू गेट दिस स्टेटमेंट,
मैथ्स में सवालों ने ज्यादा टाइम लिया, वो तो सवाल कोई जिंदा थोड़ी है जो ज्यादा टाइम लेगा। ये इंसानी फितरत है, अपनी गलती नहीं ढूंढता, वो दूसरे की ढूंढता है। मैथ्स के सवाल की गलती है कि उसने ज्यादा वक्त लिया। नहीं रे, गलती तेरी है, तूने प्रैक्टिस पूरी नहीं करी। तेरी प्रैक्टिस की कमी की वजह से तुझे मैथ्स के सवाल करने में वक्त ज्यादा लगा। जब तक हम अपनी इन गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, हम आईआईटी में या किसी भी ऐसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के अंदर जाने की काबिलियत नहीं रखते दोस्तों। गलती दूसरों में नहीं, अपने में ढूंढो, प्लीज ये ध्यान रखो। सो नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा की बात कर रहा हूं, और मैं ये भी समझ गया हूं कि अगर लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी कम है। क्या हमें जो दिख रहा है सिर्फ उतनी ही रेडिएशन है, सिर्फ उतनी ही हम बात कर सकते हैं लाइट है? नहीं। जिस तरह कई बार हम जितना देखते हैं, कहते हैं ना सिर्फ जो है तुमने देख लिया और तुमने मान लिया कि ऐसा होगा, नहीं, उसके अलावा ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जरूरी जो दिख रहा हो सिर्फ उतनी ही बात हो। वैसे ही ये विबजियोर जो है ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, हमें यही दिखता है, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ इतनी ही जो है रेडिएशन होती है, नहीं। कॉस्मिक रेज बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी इनकी होती है। उसके बाद जो हम कहते हैं वेवलेंथ जाती है, वो यहाँ पर गामा रेस की आती है। उसके बाद तो हम देखें तो अल्ट्रा वायलेट, देखो ध्यान से, वेबजियोर है, वेबजियोर में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी वायलेट की है। तो अगर इस एनर्जी से ज्यादा की रेडिएशन है तो उसे क्या बोलूंगा मैं? अल्ट्रा वायलेट। अरे सैमसंग का मोबाइल नहीं आता S21, उसका डिस्प्ले थोड़ा हल्का कर दो, वही डिस्प्ले 20-25 वाले फोन में डाल दो, वही 60 वाले में डाल दो, बोलिक तो बिल्कुल S21 के नाम पे आई जाएगी। उसके बाद S21 प्लस कर दो, और फिर S21 अल्ट्रा कर दो, और लगभग डबल कर दो प्राइसिंग को। अल्ट्रा करने मतलब एनर्जी ज्यादा हो गई, तो वैसे ही वायलेट से ऊपर तो अल्ट्रा हो गया। रेड के नीचे जाओगे, खैर मोबाइल बहुत अच्छा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि मोबाइल खराब है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना। ये सैमसंग वाले बोल रहे हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे थे, नहीं चलो ना। रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो एनर्जी सबसे कम। ना एनर्जी सबसे कम, तो इसके नीचे की एनर्जी वाली रेडिएशन को क्या बोलोगे? इंफ्रारेड। ये जो टीवी की रिमोट, एसी की रिमोट, इन रिमोट्स के अंदर जो रेडिएशन है दैट इज इंफ्रारेड। सो मेरे दोस्त, अल्ट्रा वायलेट ये रही। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट है, जिसमें हम देख सकते हैं, है ना। कमाल की बात, हमारी भी देखने की कुछ रेंज है, मतलब नियर अबाउट आप देखो तो यहां पर ये देखें जरा, इतने आंगस्ट्रॉम से 7600 आंगस्ट्रॉम तक ही हम देख सकते हैं। ये वो रेंज है, ये वो दायरा है जिसमें आप देख सकते हो, इसे आर पार नहीं देख सकते। कोई मेटल है, उसे गर्म कर रहे थे, लाल रंग था उसका, दिख रहा था तो उसे नहीं छेड़ा, बट थोड़ी देर बाद उसको छेड़ोगे तब भी गर्म तो लगेगा ना, क्योंकि अब आपको दिख नहीं रहा, बट उसके अंदर रेडिएशन तो भी है ना, तो हाथ तो जला ही देगा। विजिबल लाइट है, उसके बाद फिर इंफ्रारेड है, फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स है ना। सो दिस इज एक्चुअली अ स्पेक्ट्रम। देख खाली आप इतना ही सकते हो, जो आप देख रहे हैं उससे अलग भी बात है, ऊपर की भी बात है, नीचे की भी बात है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों ये जो आया ये स्पेक्ट्रम था, और इस स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हमने ये जो सनलाइट आई या जो बल्ब की लाइट आई, इसको अगर एक प्रिज्म से हमने गुजारा तो ये अपने सभी लाइट्स के अंदर स्प्लिट कर गई, टूट गई, और एक स्पेक्ट्रम दे दिया। स्पेक्ट्रम दो टाइप का है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम। जब लाइट एमिट करते हो, एमिट मतलब निकलना, छोड़ना, सन के अंदर देख रहे हैं आप, भयंकर एनर्जी है, जबरदस्त, और वो जो एनर्जी है
वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रही है। सन से सरफेस से 8 मिनट लगते हैं उस सनलाइट को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में। बड़ी कमाल की बात है। अगर मैं कहूं तो लाइट अपने आप में एक डायमेंशन है। ऐसा क्यों सर? लाइट डायमेंशन क्यों है? मेरे दोस्त, हम इस सेकंड प्रेजेंट में जो लाइट देख रहे हैं वो सन के सरफेस से 8 मिनट पहले निकली थी। यानी एक तरह से हम 8 मिनट पुराना सन देख रहे हैं। और मजेदार बात यह है, सोचने वाली बात यह है, फील करने वाली बात यह है कि कोई प्लैनेट हमसे मान लो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, और मान लिया वहां पर कोई इंटेलिजेंट पॉपुलेशन रह रही है, उसने अपने माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं। अब आज जो वो हमारे अर्थ की पिक्चर देख रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की है, क्योंकि इतने लाइट ईयर लगे ना उस लाइट को वहां तक पहुंचने की। तो हो सकता है आज वो जो पिक्चर देख रहे हो हमारे अर्थ की, उसमें डायनासोर दिख रहे हो, और ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम अगर किसी दूर के प्लैनेट पे देख रहे हैं और हम कह रहे हैं उस पर तो ये हो रहा है, तो देर आर ग्रेट चांसेस कि हम वो उतने ही लाइट ईयर पुरानी पिक्चर देख रहे हो उसकी, और आज उस पर ऐसा ना हो रहा हो। दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट सर। यही तो शायद फिर रिलेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो मैंने कब मना किया कि नहीं लेके जा रहा? केमिस्ट्री एक बहुत ही फिनोमिनल और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जो काफी चीजों की तरफ हमें लेके जाता है। खैर, एमिट कर रहे हैं लाइट, एमिशन स्पेक्ट्रम, 2m लिख दिए, कोई बात नहीं, संभाल लेना है ना। चलो एक उड़ा दें यार, बच्चे बोलेंगे सर 2m लिख दिया आपने। अरे फ्लो में आ जाता है यार। सो एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर बात कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहा है, उसमें अब दो तरह के। अभी जो सनलाइट था जिसको हमने देखा, उसने एमिट किया, 7 डिफरेंट कलर के लाइट दिए, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही एक कलर खत्म हुआ, वायलेट खत्म हुआ तो इंडिगो, ठीक है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे चल रहा है, फिर येलो, मतलब एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि बीच में खाली जगह है, एक दूसरे में कलर मर्ज हो रहे हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, विबज्योर इट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो सनलाइट से मिल रहा है या बल्ब की लाइट को जब हम एक प्रिज्म से निकाल रहे हैं, तो यहां जो कमाल हो रहा है ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अच्छा जी सर, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? एक एटम लो, उसको हीट करो। हीट करोगे तो अब उसके इलेक्ट्रॉन इस हीट को लेंगे, और जब उसके इलेक्ट्रॉन इस हीट को लेंगे तो इस हीट को लेने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएंगे। जब भी आप एनर्जी लेते हो तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो आप हायर, ऊंचे के लेवल पे पहुंच जाते हो। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, तो वहां पर क्या होता था, मान लो अगर कोई आदमी थोड़ा सा घमंड दिखा रहा है, इगोइस्टिक हो रहा है, तो हमारे जो बड़े होते थे वो कहते थे अभी है ना जरा पेट भरा हुआ है, मतलब बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, पेट भरा हुआ है, तो भी जरा 7वें आसमान पे है, आएगा, नीचे आएगा। तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को देखता हूँ मुझे उनकी बात याद आती है। अगर एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को फिर उससे ऊपर, हल्का है ना, हमेशा ध्यान रखना कितनी बड़ी बात है। हल्का आदमी थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही, थोड़ी सी सफलता मिलते ही उछल जाता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता, लेकिन ये भूल जाता है कि वापस भी गिरेगा। इलेक्ट्रॉन भी हल्का है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, एकदम से ऊपर, अरे हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, लेकिन भाई वो एक टेम्परेरी स्टेट है, वापस जरूर गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा तो एनर्जी छोड़ेगा। तो क्या जितनी एनर्जी ली थी सारी छोड़ देगा? नो। क्या आप जितना खाना खाते हो, जितनी एनर्जी लेते हो, सारा ही वर्क कर देते हो? नहीं, कुछ स्टोर भी करते हो। तो ऐसे ही जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है बेटा, वो सनलाइट के लिए हो गया, जो बल्ब की रोशनी से देख रहे हो सिंगल वाले, वो नहीं बल्ब कह रहा मैं, जो स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं वो नहीं,
देखो स्मार्ट बल्ब में अगर कभी सोचो तो क्या उसमें भी ऐसा कोई प्रिज्म लगा है जो डिफरेंट कलर की लाइट निकलवा देता है? मे बी यू कैन थिंक ऑफ दिस। सो अगर एक एटम है, गैशियस एटम आपने ले लिया और आपने उसे एनर्जी दी। अब आपने मान लो हाइड्रोजन एटम था, मतलब हाइड्रोजन गैस को आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया है जी, इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और अंदर हाइड्रोजन गैस है ना जी। अब आपने उसमें क्या करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस डाला है, तो डिसोसिएट कर जाएगा, हाइड्रोजन के एटम में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, जंप कर जाएंगे हायर में, ये एक पॉसिबिलिटी है। हीट कर लो, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब वहां पर रुके थोड़ी रहेंगे, वापस भी गिरेंगे। वापस गिरेंगे तो अब क्या होगा, ये जो स्पेक्ट्रम देंगे कंटिन्यूस नहीं है, इसमें एक कलर दूसरे में मर्ज नहीं होगा। ऐसा क्यों? आपने जो एनर्जी दी थी उसमें से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया है ना, जो एब्जॉर्ब हो गया है वो तो नहीं छोड़ रहा वो। तो हो सकता है एक कलर आए, फिर डार्क स्पेस, फिर एक कलर आए और डार्क स्पेस। जैसे मान लो सोडियम के, जैसे NaCl हुआ, या सोडियम के अगर हम किसी कंपाउंड को हीट करें तो वो करता क्या है, जैसे NaCl को लिया और बंसन बर्नर में हीट किया तो येलो कलर देता है। येलो देगा, मतलब देखो येलो कलर देगा, और फिर एक ब्लैक डार्क स्पेस आएगा, फिर येलो देगा, डुप्लेट देता है। तो दो अलग अलग वेवलेंथ के देता है ये कलर। तो अब इसमें अगर हम देखें तो बीच में ब्लैक ब्लैक आ रहा है। कभी बार कोड स्टडी किया है आपने? तो कोई सामान खरीदते हो, जब भी आप कभी बिग बाजार गए हो, कभी कुछ सामान देखते हो, कोई सामान आपके घर पे रखा हो, तो पीछे से ब्लैक ब्लैक सी लाइन होती है, हम उसे बार कोड कहते हैं। उस कोड को ही पढ़ के बिलिंग होती है ना, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक अलग बार कोड दिया जाता है। इंसानों को भी बार कोड दिया है, फिंगरप्रिंट, हर एक इंसान का अलग बार कोड है। यानी जिस फैक्ट्री में हमें बनाया गया था तो उस फैक्ट्री का एक स्टैंप लग गया था कि ठीक है ये इस फैक्ट्री का माल है, तो वही हमारा फिंगरप्रिंट है। तो हर एक फिंगरप्रिंट, जैसे सीको एक ब्रांड था घड़ियों का, अच्छा ब्रांड है, तो उसकी घड़ियों पे हर एक के ऊपर एक नंबर होता था पीछे। सरप्राइजिंगली हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, हम सबका एक नंबर है, हम सबका एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। ऐसे ही हर एक एटम का अपना एक फिंगरप्रिंट है। वो फिंगरप्रिंट क्या है? वो उसका स्पेक्ट्रम है। यही स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं फिर? लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। भूल ना जाना, हर एटम का अपना एक यूनिक होता है। वो कलर बैंड्स एंड ब्लैक स्पेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से एक बारकोड लाइक अपीयरेंस आती है। और हर एक एलिमेंट का अपना अलग होता है। हम नहीं कह रहे थे कि उस प्लानेट पे ये वाला एलिमेंट है, उस पे ये एलिमेंट है। क्यों भैया, गए थे कुरान लेके खोद के देख कर आए हो? नहीं, दिस इज द वे। हम हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग लाइन स्पेक्ट्रम है, उसका अपना एक फिंगरप्रिंट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि हाँ इसका बारकोड ऐसे ही होता है। इसका मतलब यह है कि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को लाइट उसने कैसे छोड़ी है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि लेट्स से चार लोग चार कमरे में चुप के बैठे, उसमें से एक दानिश है, एक रवि है, एक विराट है। मुझे ये मालूम है दानिश पेप्सी पीता है, रवि जो है वो लेट्स से किंगफिशर पीता है, विराट जो है वो कॉफी पीता है। अब मुझे नहीं मालूम कौन से कमरे में कौन है, लेकिन अगर इस कमरे से, कमरा नंबर सी से कॉफी का ऑर्डर आया है, इसका मतलब कमरा नंबर सी में विराट है। तो अगर एक खास एनर्जी लेने के बाद एक खास तरह का ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, और वो जंप कर रहे हैं एक खास पैटर्न पे, और एक खास पैटर्न पे एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो उनका लाइन स्पेक्ट्रम एक तरह से उनके अंदर के अरेंजमेंट को बता रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जो एमिशन स्पेक्ट्रम को हमने समझा है कि लाइट एब्जॉर्ब करी है, पूरा एमिट नहीं किया है, कुछ एब्जॉर्ब करके रख ली है। जब भी हमने इरेडिएट किया है यानी रेडिएशन डाली है, तो सारी रेडिएशन जो उसने ली थी वो सारी नहीं छोड़ दी, उसमें से कुछ छोड़ दी, कुछ एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा, जो एब्जॉर्ब कर ली वो फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ लेंगे, है ना। तो ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो।
ये जो डार्क स्पेसेस थे, तो वेवलेंथ ऑफ डार्क स्पेसेस। तो बच्चों मैंने जो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि मास और चार्ज का इंटर रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, फैराडे साहब कहते हैं, ये हमने समझा था। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन्हें कोई मैटर किस हद तक एब्जॉर्ब करता है और उससे उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं, वो एक बदलाव एक खास एब्जॉर्प्शन और एक खास एमिशन ही है। वाह सर, हर सब्सटेंस अगर, हर एलिमेंट अगर एक खास तरह की रेडिएशन लेता है और एक खास तरह की रेडिएशन छोड़ता है जिसकी वजह से उसका लाइन स्पेक्ट्रम सेम रहता है, क्या यही तो वजह नहीं है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए तो हमेशा उनका प्रोपोर्शन सेम रहता है? मे बी एवरीथिंग इज लिंक्ड। यस, यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब पूरा क्या है। तो दिस इज व्हाट द स्पेक्ट्रम इज, ये समझो। पूरे लेक्चर में मैंने अभी तक कुछ भी रटने के लिए नहीं बोला कि ऐसा रट लो, इसको ऐसा छोड़ दो, मैं ट्रिक बताऊंगा। क्यों? साइंस पढ़ रहे हो यार, कब तक ये मजाक चलेगा? कब तक? साइंस पढ़ रहे हो तो उसके फील तो समझो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब ये आया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो मैक्सवेल साहब ने दी, उन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी लाइट की दो प्रॉपर्टी हैं जो वेव नेचर से ही समझाई जा सकती हैं। कमाल की बात है। ठीक है, मान लिया, चलो हमने बात मानी कि जो है लाइट जो है वो वेव है, इतना स्ट्रांगली कह रहे हो। इतने में एक साहब आए, मिस्टर हर्ट्स। ये क्वेश्चन है बच्चों आईआईटी के लिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। हर्ट्स साहब ने क्या देखा? मेटेलिक प्लेट पे अगर फोटोन आके टकराते हैं, मेटेलिक प्लेट पे अगर फोटोन आके टकराते हैं तो इस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। वैसे ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है, लेकिन जरा सोचना, हम जो कपड़े धूप में सुखाते हैं वो गीले होते हैं तो उसमें पानी होता है ना? धूप में सुखाते हो, धूप के रेडिएशंस आते हैं, फोटोन्स आते हैं और पानी को उड़ा देते हैं। बट क्या एकदम पड़ते ही पानी उड़ जाता है? नहीं, मेटल प्लेट पे लेकिन ऐसे हो रहा था। फोटोन पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। हर्ट साहब ने कहा ये तो गजब हो गया भाई। लेकिन हर्ट साहब से जब पूछा गया कि इसको समझाओगे कैसे, वो नमस्ते कर गए, नहीं समझाया। अच्छा जी, उस समय समझाने के सरताज चल रहे थे एक हमारे महान साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा हुआ इन्हें स्कूल से जल्दी निकाला गया या कॉलेज में बहुत देर ठहराया नहीं गया, इससे इनकी क्रिएटिव एबिलिटी पे बहुत इंपैक्ट नहीं आया। आइंस्टीन साहब ने इस कहानी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे बढ़ाने की शुरुआत की और अपने आप में एक बहुत गजब थ्योरी थी। मे बी शायद आज जो हम लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं मैचेस के, वो इसका एक इम्प्लीकेशन है। कैसे है, क्वेश्चंस के अंदर मैं डील करूंगा। असाइनमेंट बच्चों ऐप में आ चुकी है और एक दो बच्चों का अभी भी था कि सर उससे दिख नहीं रही कहाँ है, तो मैं एक बार देखता हूँ ऐप में आज इस लेक्चर के बाद। कैसे आप असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि जो फोटोन टकरा रहा है ये उसकी एनर्जी है और ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है।
पहला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है, ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं इस मेटल से। मेरे बच्चों, मैं आज भी मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए। मैं भी देख रहा हूं कि यूट्यूब पे ऑल ऑफ सडन कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस अचानक से बढ़ गई। पहली बात तो स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं, दूसरी बात मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूँ, ऐसा होगा तब हम पढ़ेंगे, वैसा होगा तब हम पढ़ेंगे। इश्क में शर्तें नहीं होती दोस्तों, समझे? दे 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 साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। अगर वाकई पढ़ाई से प्यार है, अगर वाकई अपना करियर बनाना चाहते हो, तो शर्तें थोड़ी हैं, सीधा सीधा कंटेंट है। एक दिल की आवाज जरूर है दोस्तों। चलो एवरीथिंग इज वन साइड कि चलो इवेंचुअली ये चैनल बढ़ जाए, ये सब हो जाए, है ना, और इवेंचुअली जो है पैसा आ जाए, ये हो जाए। सो पैसा आ जाए तो उसके लिए देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच इवन आई कैन ट्राई। तो इसका मतलब यूट्यूब से उससे वो भी थॉट है, बट इतना नहीं है। द मेन इज कि तुम अब अपने रैंक को बनाओ। ये रात को आफ्टर क्लासेस बैठ के लेक्चर जो बनाने का मेन मकसद है ना, वो ये है कि वाकई में ये केमिस्ट्री लोगों तक पहुंचे, तुम तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचे। समझ तो आए कि क्या वाकई जो वो वेब सीरीज के अंदर बता दिया गया है कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, वो सच है ना? मेरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक चल ही रही है ना ये। बेसिकली फिजिकल में मैं एटॉमिक ले रहा हूं, लेकिन चल तो एक तरह से ये इनऑर्गेनिक ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेसिकली इनऑर्गेनिक। और जब इनऑर्गेनिक आएगी तब भी एहसास होगा। वो जो कहा था ना याद करने का सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। ये जो आइंस्टीन साहब अब बता रहे हैं कि फोटोन टकराया और उसकी एनर्जी दो पार्ट में टूट गई। एक, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, उस बंधन को तोड़ने में। आई नेवर बिलीव्ड इन द सिस्टम ऑफ कि वो फैन है, ऐसा है नहीं। अगर रदरफोर्ड साहब थॉमसन साहब के फैन होते तो कभी उनके मॉडल को नकारते? अगर बोर साहब रदरफोर्ड साहब के फैन होते तो क्या कभी उनके मॉडल को नकारते? क्या फैन सिस्टम है, साइंस है ये। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू स्टडी एंड कम अप विद द कॉन्सेप्ट कि नहीं सर, क्या हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं? आई विल फील प्राउड कि हाँ, अब आप बात कर रहे हैं, अब मैं साइंस सिखा पाया। आप गुणगान ही करे जा रहे हैं, वो नहीं मजा आएगा। आप आइंस्टीन साहब की बात समझो। एच न्यू ने, यानी एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। मैं जो एनर्जी लगा रहा हूं वो दो पार्ट में टूटेगी। पहला, आपके जो बंधन है, जिन बंधनों में आप बंधे हुए हैं, उन्हें ब्रेक करेगी और फिर आपको एनर्जी देगी ताकि आप दौड़ सको, आप उड़ सको। एक और एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूं इस कॉन्सेप्ट को डील करते हुए, मान लीजिए जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ, 9:30 से चली रही मेरी क्लासेस। पहले वीएमसी में ही चल रही थी और फिर अलग चलती हैं। तो अब मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। लेट्स से आफ्टर दिस लेक्चर 12:30 या 1 जो भी होगा, तो डिनर का मूड नहीं होगा। देन आई विल थिंक कि नहीं यार, मैं सो जाऊं। मैं सोने के लिए मैं रूम में चला, मैंने देखा कि मेरे बेड पे भाई साहब मेरा एक कजन सो रहा है, मस्ती से आया था किसी काम से, सो रहा है। हमने भी कहा था भाई अपने रूम में सो जाओ, हमारे रूम में नहीं। वो सो गए कि नहीं यार तेरे रूम का एसी बढ़िया है। अब गुस्सा आ गया हमें, भैया ये क्या मतलब है यार, नींद हमें यार। अब हम उसको उठाएंगे और रूम से बाहर धक्का देंगे। देखिए बड़े भैया हुए तो छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, सम्मान है। लेकिन अगर छोटा हुआ तो भाई सम्मान तो वो दिखा। अब हम उसको उठाएंगे और रूम से बाहर धक्का देंगे। हमारी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक उसको उठाने में,
एक उसको भगाने में। अगर वो हैवी है, मैं उठा ही नहीं सकता उसको, तो मैं आगे का प्रोसेस कैसे करूंगा? किसी भी काम को करने के लिए पहले एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। जब तक वो मिनिमम एनर्जी नहीं होती, प्रोसेस नहीं होता। नीरज ने बोला और बच्चों ने बोला कि सर बैच शुरू करो, हर्ष भी आया, ठीक है, और सब आप कह रहे हो। तो ये एक मिनिमम एनर्जी थी जिसने मुझे बोला कि नहीं यार कर दे बैच। अगर ये नहीं होती तो मैं बैच क्यों करता? हर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। सुबह सुबह आप सो रहे हैं मस्त, पापा जी आवाज लगाते हैं, अरे बेटा उठ, स्कूल नहीं जाना क्या? आप मस्त सो रहे हैं, करवट लेके और पलट के सो गए। फिर आवाज आई पापा की, अरे बेटा उठ, स्कूल नहीं जाएगा क्या? अरे करवट पट ली और सो गए फिर से। अब एक आवाज आती है जोरदार, अरे भाई उठ रहा है कि नहीं? अच्छा, इस आवाज के पूरा होने से पहले ही आप उठ के बाथरूम में होते हैं और कहते हैं पापा मैं तो उठ गया, ब्रश कर रहा हूं। आपको उठाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवाज चाहिए थी। जब तक वो आवाज नहीं आई, आप नहीं उठे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले उसका बॉन्ड तोड़ना जरूरी होगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ प्रोसेस, द मिनिमम एनर्जी required to initiate a process is called threshold energy. So this is our threshold energy. So h nu naught is the minimum energy or our threshold energy. इसी को बोला जाएगा वर्क फंक्शन। और जब इतना पोटेंशियल लगाया जाए, मान लो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप करंट पोटेंशियल भी लगा रहे हो, तो उसको बोल देंगे वर्क पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब हम देख रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो जो एनर्जी का पैटर्न आ रहा है उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दिस इज माय वर्क फंक्शन। वंस मैंने ये लेवल क्रॉस कर लिया, तो फिर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के काम आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। सो दिस हाफ mv² is the kinetic energy of the photoelectrons emitted. क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन को रोकना है, याद करो मिलिकन वाला एक्सपेरिमेंट, जितने चार्ज के साथ वो गिर रहे थे उनको अगर रोकना था तो उतना ही चार्ज अपोजिशन में लगाना था। वैसे ही अगर इस काइनेटिक एनर्जी के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इतनी एनर्जी रिवर्स में लगानी पड़ेगी। तो इसी को बोल दोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये जो इक्वेशन थी, एच इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये जो इक्वेशन थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसे कहा जाता है। अब एक चीज समझना, मान लीजिए हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अब इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लो रेड कलर है, अब रेड कलर के आपने क्या करा, ज्यादा पार्टिकल लाने शुरू कर दिए, है ना, उसी लेवल के अंदर
इंटेंसिटी उसकी राइज होनी शुरू होगी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी से राइज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से। अब एक चीज सोचो दोस्तों, यानी इंटेंसिटी will be directly proportional to the number of photoelectrons emitted, but एक चीज ध्यान रखना, only when we cross the level of threshold energy, और frequency is directly proportional to the energy of the photoelectrons emitted। दोस्तों एक बात सोचो, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट से एक प्रोसेस है और उसमें 6 किलो जूल चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना जी, क्या चाहिए? 6 किलो जूल चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। फाइन, नाउ व्हाट? मैंने जब पहला केस 1, मैंने जब 5 किलो जूल का एक फोटोन लिया तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि 6 किलो जूल तो मिनिमम चाहिए, 5 किलो जूल तो कम है, नहीं मिलेगी। 100 रुपए की थाली एक रेस्टोरेंट में, मिनिमम थाली 100 रुपए की है, दाल चावल मिलेंगे उसमें, और फिर डिलक्स थाली है, दम आलू वाली प्लेट 250 की है, शाही पनीर वाली 350 की है, पर मिनिमम खाने के लिए 100 रुपए चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं खा सकते आप, वहां पर कुछ नहीं खा सकते। अब आपके 80 रुपए हैं तो मत जाओ ना भाई, नहीं मिलेगी ना थाली। 6 किलो जूल तो मिनिमम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर 5 किलो जूल दे रहे हो तो नहीं मिलेगा ना, फिर क्या करोगे फिर? अच्छा, केस 2, 8 किलो जूल का फोटोन आया, यस हो जाएगा, फाइन। केस 3, इसको सोचना, 4 किलो जूल, 4 किलो जूल के 2 आ गए, अब क्या होगा? अब भी नहीं होगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिम्मेदार हो रहा है, एक तरह से ये मान लो। तो 4 किलो जूल मिला के 8 किलो जूल होगा तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है रे। तभी देखो, अरे एक एग्जांपल लो ना यार, मान लो मैंने एक क्लास में टेस्ट रखा, 100 नंबर का मेरा टेस्ट था, मैंने 80 नंबर बोले कि 80 नंबर आएंगे तब आपको पास माना जाएगा। अब वही बच्चा पास होगा ना, इसके 80 से ऊपर होंगे। अब 20-20 वाले 4 आके बोले कि हमारे मिला के 80 हो गए और हमें जो है पास कर दो चारों को, तो ये तो नहीं है ना। ये है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मिनिमम एनर्जी वाले फोटोन, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो वाले या उससे ज्यादा वाले ही सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। उससे नीचे वाले अगर आप मान लो बहुत सारे फोटोन भी ले लोगे, वो भी नहीं करेंगे। अब ध्यान से सोचना, ये फर्क है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। इसके बारे में बहुत कुछ हम बात करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, बट दिस इज द हिडन कॉन्सेप्ट। दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ टेल मी, एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बहुत। मैंने इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी,
if we double during a photoelectric experiment, if we double the frequency of the emitted, incident radiation, then option 1, kinetic energy हाफ हो जाएगी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी राइज होगी बट लेस देन डबल होगी। वीडियो को पॉज करके सोचो क्या होगा अगर मैं जो इंसिडेंट फोटोन है, यानी जो मैंने एच न्यू की बात करी है, अगर इसकी इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो अब इस काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट है? क्या हाफ हो जाएगी? क्या डबल हो जाएगी? क्या मोर देन डबल हो जाएगी? या बढ़ेगी बट लेस देन डबल? वीडियो पॉज करके देख लिया, अब आ जाइए सोचो। भाई पहले मान लो अब फ्रीक्वेंसी डबल करी तो एनर्जी डबल हो गई ना फोटोन की। पहले मान लो 12 थी और 2 + 10 था, 2 था वर्क फंक्शन, 10 था काइनेटिक एनर्जी, अब 24 कर दी। क्या मिनिमम एनर्जी बढ़ी है हमारी? नहीं, और 2 ही रहेगी। और ये कितनी हो जाएगी फिर? 22। तो 10 से 22 हो गई, तो मतलब मोर देन डबल। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाएंगे तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी। अभी 2 तरह के क्वेश्चन बड़े ध्यान रखना, खासतौर पे जेई एडवांस के लिए। एक तो इंटेंसिटी पे खेल सकता है वो, कि नंबर ऑफ फोटोन विद लोअर, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के आ जाए थ्रेशोल्ड से मिलके, चाहे वो बढ़ा दें बट तब भी वो चीज नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी खाली नंबर बढ़ाई होगी तब जब एक बार आप थ्रेशोल्ड एनर्जी पार कर चुके हैं। तो दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पार्टिकल नेचर समझा रहा था, क्योंकि ये तो पार्टिकल नेचर है ना, फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। अब अगर कोई चीज किसी को सब्स्टिट्यूट कर रही है तो वही तो होगी। क्रिकेट में अगर विकेट कीपर की चोट लग गई है तो उसकी जगह गोलकीपर नहीं लिया होगे, आप विकेट कीपर ही लाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर को विकेट कीपर ही करे, गोलकीपर नहीं करेगा। इसका मतलब अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या सेम ही चीज है? तो क्या मैटर और वेव सेम चीज है? मे बी। और इस बात को डुअलिटी सिस्टम को समझाने के लिए जो साहब थे वो थे डी ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली साहब ने डुअल नेचर दिया। क्या मतलब था डुअल नेचर का? एवरी मैटर हैज अ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट। Has a wave character associated with it, and the wavelength of this will be inversely proportional to the momentum. आप कहेंगे सर ये कहां से आया? बहुत छोटी बात है। डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला? मैटर और वेव सेम है, ओके, ये दोनों एनर्जी की फॉर्म है। पता है दोस्तों, जब वीडियो गेम्स आए या मूवी आई एवेटार, तो एक बात समझ में आई कि डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं। तो हमारे बनाने वाले भी तो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं, ऑफ कोर्स। और वो है क्या? एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एवरी मैटर हैज अ वेव करेक्टर। तो मैटर की एनर्जी है mc² और वेव की है sc/λ। दैट मीन्स mc² is equal to sc/λ. So that means lambda is equal to h/mc.
Everything cannot travel with the velocity of light. So we need to replace it with normal velocity, h upon mv. So lambda is equal to h upon mv. तो सर why macroscopic particle, अगर सब में वेवलेंथ है तो फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ फील क्यों नहीं होती? यार इतना मास है, h की वैल्यू क्या है? 6.64 10 की पावर -34, उसे किलो जूल, सॉरी जूल पर, वो जूल सेकंड में है, उसे किलोग्राम में चेंज करके देखो, यूनिट जो आती है। नहीं आ रही तो अभी मैं बताऊंगा भाई यूनिट चेंज, तो मालूम पड़ जाएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बेचारा बहुत ही नेग्लिजिबल सा एक वेव लेंथ आया और वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो वेव करेक्टर है हमारे अंदर, बट इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो डुअल नेचर की जब बात करते हो तो डुअल नेचर है, बट इट इज समवॉट negligible in macroscopic particles, but yes, it is quite prominent in in microscopic particle. Macro में तो नहीं चलता, हम में नहीं चलता, so only applicable for microscopic particles. मेरे दोस्तों, अभी डी ब्रोगली के ऊपर एक चीज और हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम अब चलते हैं क्लासिक मॉडल ऑफ एटम पे, दैट इज बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। बोर्स थ्योरी और बोर्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन साहब ने रिजाइन कर दिया था रदरफोर्ड के फेवर में, क्योंकि वो बोर साहब के इस मॉडल से खुश नहीं थे। नील बोर बहुत ही अलग करेक्टर। इवन हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन के काफी किस्से हैं, जब मैं क्वांटम को और डिटेल समझता हूँ, जिन किस्सों के अंदर उन्हें बहुत शानदार बहस हुई है। एंड वंस Einstein tried to once क्या many times Einstein tried to disprove and discredit this theory of Heisenberg uncertainty principle. I will tell you, और स्ट्रिंग थ्योरी में वो चीज फिर भी हद तक पूरी हो जाती है। क्या डिस्प्रूव हो जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? मे बी टू सम एक्सटेंट, बट वो अनसर्टेनिटी तो है यार, है ना। सो ना बोर्स थ्योरी की बात करते हैं। बोर साहब ने कहा कि रदरफोर्ड साहब के जो मॉडल में प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं कि बोर साहब का मॉडल ये कह रहा है कि नहीं रदरफोर्ड बिल्कुल सही है, नहीं। उन्होंने ये कहा कि देखो रदरफोर्ड पूरी तरह सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। ये बात सही है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकली शेप्ड सेंटर में कुछ है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये बात सही है। और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है, बट माइंड इट, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एनर्जी के कुछ क्वांटाइज्ड लेवल है। नाउ क्वांटाइज, क्वांटा मीन जिसकी स्मॉल यूनिट हो, एक वेल डिफाइंड लेवल हो। 1000 रुपए में 500 के 2 नोट भी आ सकते हैं, 100 के 10 नोट भी आ सकते हैं, 50 के 20 भी आ सकते हैं, और 10 की गड्डी भी आ सकती है। ये सारे क्या लेवल हो रहे हैं? एक तरीके से एनर्जी पैकेट्स हो रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। यस और नो, दीज आर एनर्जी पैकेट्स। एक का और यूनिट, एक का और यूनिट। इसलिए हम कुछ पैसों का यूनिट बना लेते हैं कि यार इतने रुपए दे के आना है, इतना क्वांटाइज लेवल है, इतना होगा तभी पहुंचोगे। एक एनर्जी का क्वांटाइज लेवल ये है, एक एनर्जी का क्वांटाइज लेवल ये है, एक एनर्जी का क्वांटाइज लेवल ये है। फॉर से ये 20 जूल है, ये 40, ये अंदर वाला 20 है, ये 40 है, ये फिर ये सबसे बाहर वाला 60 है, 70 है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है तो एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं में रहता है, ना इससे इधर मूव करता, ना इससे इधर मूव करता। रदरफोर्ड वाले में ये दिक्कत थी
उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, मूविंग पार्टिकल जब भी मूविंग चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड घूमेगी तो एनर्जी लूज करेगी। बोर साहब ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, ये इसी में घूमेगी और अगर यहां से यहां आएगी तो तभी आ सकती है जब एक वेल डिफाइंड क्वांटम ऑफ एनर्जी ये लूज कर दे, और इनर से आउटर आएगी तो गेन करेगी उसी क्वांटम ऑफ एनर्जी को। अमेजिंग सी बात है, डिस्क्रीट यूनिट है, एक तरह से कंटिन्यूस नहीं है मतलब फिर ये। तो उन्होंने कहा कि अब इसी में क्यों टिका हुआ है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा देखो दो फोर्सेस हैं, पहली वो जिसकी मदद से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरी वो जो इक्विवेलेंट है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। देखो यहां भी वही फोर्स आ गई, एक फोर्स जो जोड़ना चाह रही है एक फोर्स जो तोड़ना चाह रही है, ग्रेविटी और एक्सपेंशन, सिंपल। और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सा एक हम कह सकते हैं पावर है जिससे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस पे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम सब जानते हैं। इसको इसमें भी दिक्कत है, इसका और बेसिक जानना है तो वो मेरे 11th वाले वीडियोस को देख ले, बट बहुत सिंपल है, कोलम्बिक फोर्सेस हैं। और जब इसको खोलते हैं तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। याद है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल खींच रहा है, बाहर फेंक रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल, दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इसी फोर्स के बैलेंस में एक फोर्स आई, अरे सर सेंट्रीपिटल आ गई, हाँ तो यही तो वो फोर्स है, और ये दोनों बराबर हैं। और Q1 क्या है ध्यान से देखना, Q1 है लेट्स से चार्ज ऑन द न्यूक्लियस and that is number of proton, that is Z atomic number into में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। भाई देखो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है, साइन का फर्क कर दो, माइनस प्लस कर दो, बाकी बात वही है। तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Q2 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट वन इलेक्ट्रॉन जो बात कर रहा है। So now F is equal to K Q1 Q2 upon R square, तो ZE into E upon R square, and this will be equal to mv square by R। दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इन्हीं वेल डिफाइंड क्वांटाइज एनर्जी स्टेट में है, इनसे मूव नहीं हो रहा। तो दिस इज व्हाट kz E square upon R is equal to mv square। This is the first postulate of Bohr। दूसरा जो पोस्टुलेट बोर ने दिया, उसने बोला ये जो क्वांटाइज स्टेट है ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की जब बात करोगे उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी यूनिट को बराबर के लिए n तो नंबर है ना, शेल है, h/2 पाई mvr, दिस इज अ कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, h इज अ फिजिकल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी यूनिट mvr के बराबर है, ये फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर यूनिट किस फिजिकल कांस्टेंट की है, h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दो पोस्टुलेट हो गए, इन्हीं पोस्टुलेट के बेसिस पे रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी हमारे बोर साहब ने निकाली है। कैसे कैसे आइए देखते हैं, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी है बट ये तीन मेन चीज है। ये कैसे कैसे निकाली, रेडियस कैसे निकाली पहले ही देखते हैं। देखो बच्चों पहले वाले सिस्टम से v स्क्वायर निकालो, तो kz E स्क्वायर अपॉन R m इज v स्क्वायर। अब सेकंड वाले से भी निकाल लो, सेकंड वाला क्या है, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड वाला क्या है बच्चों, NH/2 पाई, v यहां रख लो बाकी यहां ले आओ,
NH अपॉन 2πmr इज V। तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर 4π स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। ये आ गया फ्रॉम सेकेंड। दोनों V स्क्वायर हटा दो और बाकी इक्वेट कर दो। सो KZ स्क्वायर अपॉन RM is equal to N square H square 4π M square R square। स्क्वायर से ये काट दो, R इधर ले आओ, N स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन 4π स्क्वायर, नहीं 4π स्क्वायर M KZ स्क्वायर। ये सारा नीचे आ गया, ठीक है जी। अब ये सारा क्या आया 0.529 N स्क्वायर बाय Z आंगस्ट्रॉम। कैसे, HB कांस्टेंट, 4π M और तो बटा K और E सब कांस्टेंट, खाली N और Z हमारे नहीं, तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको फॉर्मूले को अब यहां डाल दो रेडियस को, तो वेलोसिटी आ गई। जैसे ही ये हुआ हाइजेनबर्ग साहब भड़क गए, अरे भैया बोर, ये किस तरह की गुस्ताखी कर रहे हो तुम। बोर ने कहा जी क्या हुआ। अमा यार ये तो हम कह सकते हैं जलालत हो गई। कहते कैसे, कहते मूविंग पार्टिकल की आपने वेलोसिटी भी निकाल दी और रेडियस भी निकाल दी, यानी आपने उसको लोकेट भी कर दिया, और जबकि मूविंग है वो। और किसी भी मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन निकालना, भाई मान लो आप दौड़ रहे हो, आप तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और आप दौड़ रहे हो, फिर भी आपकी पोजीशन निकालना कितना कठिन है। कठिन क्यों है, अरे यार हम खाली रेंज ही तो कह सकते हैं कि अभी ये यहां था बंदा और अभी ये यहां था, अभी यहां से क्रॉस कर रहा है। एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल की, खासतौर पे मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट निकालना, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। हाइजेनबर्ग साहब किलस गए बुरी तरीके से, कहते हैं बोर इधर आ तुझे कूटूं। नहीं ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने, ऐसा तो हमारे यहाँ पर न्यूज डिबेट में होता है बट ठीक है, मतलब कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी हम बदले नहीं, बस एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि हम ऊंचे हैं। इन्होंने भी तो एक दूसरे को नीचा दिखाया था, लेकिन लड़के नहीं, दिमाग लॉजिक से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। ये मजा है। जब भी मैं उस न्यूज डिबेट को कभी गलती से देख लूं, मैं तो देखते बंद कर देता हूं मैं। तो एहसास होता है कि हम अब भी नहीं सुधरे। हाइजेनबर्ग साहब ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट both the position and velocity of a particle simultaneously। जब भी होगा एरर के साथ होगा। डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी का अपना वजूद तो मोमेंटम के साथ ही लो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो हटा दो, तो डेल एक्स एम डेल वी। क्या मतलब है दोस्तों इसका, देखो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, इसको बढ़ाओ, इसे 6 करो, 24 कांस्टेंट रखना है तो ये 4 हो जाएगा। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है, तो अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बढ़ाई तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अपने आप कम हो गया, वो ज्यादा सर्टेन हो गया। ये मतलब था इस वाले प्रिंसिपल का। इतनी बात सुन के बोर साहब भी थोड़ा सा विचलित हुए और उन्होंने जो शेल्स कह रहे थे, स्टेशनरी स्टेट कह रहे थे, उन्होंने कहा यार क्यों ना मैं अब इसको ऑर्बिट कह दूं। बट क्वांटम नंबर में समझ में आएगा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, कह कुछ और बात रहे थे। बट दिक्कत तो हाइजेनबर्ग साहब कर ही गए, कोई बात नहीं। बट बोर साहब ने एनर्जी को लेके जो ज्ञान दिया वो अपने आप में विलक्षण था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने के भी काम आया। आई थिंक एक और लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा मुझे। आई वॉज ट्राइंग टू वाइंड अप एवरीथिंग इन 2 लेक्चर्स। बस ठीक है, ले लेंगे। उस लेक्चर को भी संडे तक लाइव करेंगे ताकि असाइनमेंट के साथ आप संडे तक कर लें, और टेस्ट भी संडे को ही हमें फिर लाइव करना है एटॉमिक का, तो भी आपको देखना है। तो हमें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल की बात करनी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। आइए, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? mgh है ना जी, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? सिंपल, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आर। ये कट गया जी, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अरे फोर्स ऊपर ही तो लिखी थी रे, ये वही फोर्स है जिससे न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये रही के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना? यही मैंने यहां लिख दी। बट इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर था, देखो किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते, चेंज निकालते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर था तो उसकी एनर्जी स्टेट मान लो किसी इंफिनिटी पॉइंट पे था, तो वहां 0 मानिए। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये जो एनर्जी हम निकाल पा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, लगातार डिकम्पोज, मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे उसको, कम होती चली जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो साइन रहेगा नेगेटिव। दिस नेगेटिव साइन शोज कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जो लगातार डिक्रीज हो रही है, जितना न्यूक्लियस के पास आएगा उतनी एनर्जी लूज करेगा, है ना? चलिए, एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? अरे सर ये तो कोई बात हुई, हाफ mv स्क्वायर। अरे गजब हो यार, मुझे पता है ना? ऐसी बात नहीं, होशियार बच्चे हो मेरे। सो दिस इज mv स्क्वायर, इसके बराबर है। अरे हाँ हाँ, गजब। तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया बेटा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सो नाउ टोटल एनर्जी विल बी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये बोला बोर्ड साहब ने। तो ध्यान रखना, कई बार काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है इसने जेई में, तो ये फॉर्मूला है उसका। पोटेंशियल पूछे तो ये है। तो नेट एनर्जी कितनी हो गई? हाफ माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा। अब आर की वैल्यू क्या थी? वही पूरी थी ना, एन स्क्वायर, ये निकाले ना आपने, ये एन स्क्वायर ही पूरा यहाँ रख दो या खाली ये रख दो। तो मान लो मैंने माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर, सब नीचे एन वन सब लगा लिया, तो एन स्क्वायर आ गया, बाकी सारा वो माहौल है। इफेक्टिवली मैं आपसे कहने चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एन स्क्वायर अपॉन जेड था तो जेड ऊपर आ जाएगा, फिर 0.529 है, ये सब चल जाएगा मामला, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो चल रहा है मामला, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझो, यहाँ पर एक बड़ी क्रूशियल चीज है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, ये सारे कांस्टेंट हटा दो, Z1 मान लो, हाइड्रोजन वाला ले लिया, तो -1 अपॉन एन स्क्वायर है। ये बात ध्यान से समझो। अगर n बढ़ता है, अगर मेरा n बढ़ता है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होती है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ है। दोबारा सुनो, n बढ़ता है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होती है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ही वैल्यू कम होगी। -2
बड़ा होता है या -4, यानी अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और माइनस का साइन लगाया तो इफेक्टिवली ये वैल्यू बढ़ रही है। तो जो हम जानते थे कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, ये बात बोर की थ्योरी यहाँ पर समझा रही है। इसका मतलब बोर भाई साहब कामयाब हो गए थे इसमें। और यहीं से अब थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। आज की सभा यहाँ रोकेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज को पूरा पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी इससे फायदा होना चाहिए तो शेयर कर लो। लेट्स होप कि आप यहाँ तक पूरा करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा। असाइनमेंट एटॉमिक की दोनों अपलोड करवा दी है मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत थी बट हो गई है। तो एक बार बच्चों उसको असाइनमेंट को भी देख लेना। संडे और तक अगर आप कर लो तो मंडे तक मैं, संडे की नाइट में या मंडे तक आपका वो सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो उससे पहले एक लेक्चर और आएगा और एक सॉल्यूशन वीडियो आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे 15 अगस्त पे। तब तक के लिए नमस्कार।